चलिए लाइट चली गई थी, लेकिन हम फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। पहला पॉइंट अगर आप देखें, पहले पॉइंट में आप डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर फिजिकल स्टेट की क्या बात है। तो फिजिकल स्टेट में वही तीन बातें जो उन सब में भी हुआ करती थी, एल्केन में, एल्कीन में, कि शुरू के तीन जो हैं वो आपके गैसेस हैं। गैसेस कौन कौन हो सकते हैं? तो वो 1 2 3 आपके गैसेस हो सकते हैं। फिर आपके लिक्विड्स कौन हो सकते हैं? लिक्विड आपके 4 to 12 13 तक आपके लिक्विड हो सकते हैं। और इसके बाद आपके सॉलिड्स धीरे धीरे वो होने लगते हैं, और जितना ज्यादा आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा वो आपके सॉलिडनेस उनकी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा मैं दूसरी बात करता हूँ स्मेल की। तो स्मेल बेटा अगर देखा जाए तो स्मेल की बात, वैसे तो सभी ओडरलेस होते हैं, और इससे पहले भी जो भी लोग थे वो सब ओडरलेस थे, लेकिन एक्सेप्ट एसिटिलीन, क्योंकि एक्सेप्ट एसिटिलीन C2H2 which having garlic ओडर, जिसके अंदर गार्लिक ओडर होती थी, which having garlic ओडर। तीसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो तीसरा पॉइंट में बात कर सकता हूं सॉलिबिलिटी की। सॉलिबिलिटी में ध्यान से देखा जाए तो एल्काइन की सॉलिबिलिटी एल्कीन और एल्केन से अच्छी मानी जाती है। 2 pi bonds are there। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है ना एल्काइन में, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी एल्काइन की एल्कीन से अच्छी मानी जाती है, और एल्कीन की एल्केन से अच्छी मानी जाती है। एल्काइन की एल्कीन से अच्छी मानी जाती है, और एल्कीन की एल्केन से अच्छी मानी जाती है। और ऑल्दो दे हैव गुड डेंसिटीज, बट दे आर लाइटर देन वाटर। दे आर लाइटर देन वाटर, लेकिन वो आपका वाटर से लाइटर है। ये एक खास बात है कि इसके बावजूद भी वाटर से लाइटर है। अगर हम इसकी और अच्छी बातों को देखें तो अच्छी बात यह है कि इसमें अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी में या स्ट्रक्चर की बात करें, ये लीनियर होता है ना, सिलिंड्रिकल होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं तो थोड़े से हायर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन एल्कीन एंड एल्काइन, सॉरी एल्कीन एंड एल्केन। एल्कीन और एल्केन के कंपैरिजन में आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन और एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे हम लोग और किस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं, और डिस्कशन हम कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, डेंसिटी का हो गया, सॉलिबिलिटी का हो गया, काफी है। कोई स्पेशल पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस किया जा सकता है? स्पेशल पॉइंट का डिस्कशन अगर मैं क्या बताऊं आपको, बस एक ही स्पेशल पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किया जा सकता है कि बाकी के कंपैरिजन में इसका एसिड फैक्टर बड़ा जबरदस्त होता है। यानी अगर हम बात करें एसिडिटी की तो एसिडिटी ऑफ मतलब जबरदस्त है। एसिटिलीन की बात करें तो बहुत ही अल्टीमेट, तो ये तो अल्टीमेट है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा हुआ H एसिडिक H कहलाता है। तो इसके अंदर ये जो एसिडिक H है ये बड़ी काम की चीज है। किसी भी ऐसी चीज से जिसके पास बेसिक प्रॉपर्टी हो उससे ये आपका तुरंत रिएक्ट कर जाता है, और ये साबित होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले ही रिएक्शन में, जिसमें हम
एसिडिक कैरेक्टर की ही बात करते हैं कि भाई एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी बेसिक प्रॉपर्टी वाले के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कोई अगर आपका एल्कली मेटल है या आपका कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उन बेसिक प्रॉपर्टीज वालों के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा ना, तो उसके साथ रिएक्ट करते ही इसके पास क्या आ जाएगा, इसके जो एसिडिक एच है वो निकल जाएंगे। जैसे मैं बात करूं अगर like if I am having acetylene and just I am reacting with alkali metal, sodium, potassium, whatever, rubidium, cesium, तो ये आराम से एल्कली मेटल एसिटालाइड बना लेता है, ये आराम से एल्कली मेटल एसिटालाइड बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एल्कली मेटल एसिटालाइड। यानी एल्कली मेटल क्यों कहा मैंने, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर आपका सोडियम हो सकता था, पोटेशियम हो सकता था, यहाँ पे रुबिडियम हो सकता था, यहाँ पे सीजियम हो सकता था, तो इसको हम कॉमनली कहेंगे एल्कली मेटल एसिटालाइड। इसको हम कॉमनली कहेंगे एल्कली मेटल एसिटालाइड, इसको हम कॉमनली कहेंगे एल्कली मेटल एसिटालाइड। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, कुछ हैवी मेटल्स के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं तो हैवी मेटल के कुछ एसिटालाइड यहाँ पे बन सकते हैं, हैवी मेटल के एसिटालाइड यहाँ पे बन सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे बात करें अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, और हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका टॉलरेंस रीजन। अगर हम टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये जो है ना, ये आपके दोनों तरफ सिल्वर आ जाएगा, सिल्वर के एसिटालाइड बन गया, आपका सिल्वर का एसिटालाइड बन गया। अगर मैं यहाँ पर हैवी मेटल की मैंने बात की, अगर मैं यहाँ पर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊं, आपको अभी तक आपने यही सुना होगा, ये भी टॉलरेंस रीजन होता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये आपका CuC क्यूप्रस है ना, क्यूप्रस +2 नहीं है, क्यूप्रिक नहीं है, क्यूप्रस है, ठीक है बेटा। ऐसे तो होने को बहुत कुछ है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली क्यूप्रस क्लोराइड। अभी तक रिएक्शन अगर भाई ग्रिग्नार्ड रीजन अगर किसी चैप्टर में नहीं आया तो फिर उस चैप्टर का मतलब ही क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ तो रिएक्ट कराई दो। यस, विद RMGX। तो अगर आप जानते हो ना ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये जो आपका माइनस वाला है, तो ये वाला प्लस वाले के साथ प्लस है, ये माइनस है, तो इसके साथ ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्केनाइट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ओके बेटा। RMGX के साथ रिएक्शन करा दी, चलिए भैया धीरे धीरे करके हम इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम HX के साथ रिएक्ट करा दें, रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX X2। अब अभी आपने HX को 2 बार निकाला था, अब आप HX को 2 बार ऐड कर दो, बस एल्कीन की तरह ही सारी रिएक्शंस हैं, सारी रिएक्शंस एल्कीन की तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे सारी रिएक्शन एल्कीन की तरह है, बस इतना सा है कि HX के साथ यहाँ पर एक रिएक्ट कराओगे, फिर दोबारा रिएक्ट कराओगे। एल्कीन में क्या करते, एल्कीन में सिर्फ एक बार रिएक्ट कराते। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, यहाँ भी मार्कोनियोव फॉलो होता है एडिशन में जब भी कभी एडिशन का कॉन्सेप्ट आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहाँ भी आप मार्कोनियोव को ही फॉलो करोगे बेटा। जैसे मान लीजिए आपका ये है RCC ट्रिपल बॉन्ड CH है और आपने HX यहाँ पर करा दिया, तो HX का एक नहीं कराओगे, HX के दो कराओगे, HX के दो कराओगे। तो उस सिचुएशन में जब HX के आप दो कराओगे ना, तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई पहली बार आप कराओगे एक H और एक X आएगा। हाँ मार्कोनी फॉलो करो, मार्कोनी फॉलो करो। मार्कोनी क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यानी नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो नेगेटिव पार्ट अगर वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा भी जल्दी में आप लिख गए, ये आपका आएगा। फिर मार्कोनी फॉलो करो, मार्कोनी ही फॉलो करना है। मार्कोनी फॉलो कर, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर से आपका ऐसे बन गया। इसका मतलब इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है जैम हैलाइड, जैम डाइहैलाइड आपको इससे मिला। मार्कोनी को ही मैं फॉलो कर रहा हूं कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। इज इट क्लियर? चलिए इसी तरीके से मैं रिएक्शन करूंगा X2 के साथ, X2 के साथ रिएक्शन करूंगा। तो X2 तो के साथ रिएक्शन करना तो बहुत ही इजी है, वैसे ही दो जोड़ दो जैसे कि करते थे बाकी सब में। इसमें क्या है, X2 का एक मोल ना लेकर आप दो मोल को जोड़ दो, दो मोल को जोड़ोगे तो फिर वही होगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक X दूसरा X है ना, तीसरा X चौथा X, बस इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर पहले एक मोल जोड़ते थे, अब वहां पर आप 2 मोल्स को ऐड कर दीजिए। एक मोल की जगह आप 2 मोल्स को ऐड कर दोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो हमने एडिशन ऑफ X2 देखा, एडिशन ऑफ HX देखा। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन की। ये हम इनमें से कुछ बातें कर चुके हैं, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन भी इसे कहा जा सकता है, और वैसे भी हाइड्रोजनेशन को रिडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन तो कहा ही जाता है। हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन तो कहा ही जाता है। हाइड्रोजनेशन में जरा ध्यान से देखिएगा, आपको मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जब आप हाइड्रोजन को इसमें ऐड करोगे और नॉर्मल आप निकेल या पैलेडियम की प्रेजेंट में आप ऐड कर दोगे ना, तो सिंपल सा एल्केन बन जाएगा। लेकिन आपको याद होगा जब लिंडलार कैटालिस्ट हम यूज करते थे तो जेड एल्कीन बनती थी, सिस एल्कीन बनती थी, और लिक्विड अमोनिया जब यूज करते थे सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो हमारी ट्रांस एल्कीन बनती थी। तो इन तीनों पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट पर चीजें आती हैं। यानी मान लीजिए आपके पास सिंपल एल्केन है, एल्काइन है, ये डिपेंड करेगा कि रिएजेंट आपने क्या यूज किया है। अगर आप सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो और निकेल प्लेटिनम पैलेडियम जैसी कोई भी चीज ले ले रहे हो, तो आपका ये सिंपली एल्केन बनेगा। लेकिन अगर आप लिंडलार कैटालिस्ट ले रहे हो, लिंडलार कैटालिस्ट का पूरा डिटेल मैं आपको बता चुका हूं, तब आपको सिस एल्कीन मिलेगी। और अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास ट्रांस एल्कीन होगी। उसके बाद ट्रांस एल्कीन होगी, ठीक है।
उसके बाद ट्रांस एल्कीन हो जाएगी, सोडियम में लिक्विड अमोनिया ले रहे हो तो ट्रांस एल्कीन हो जाएगी। अब एक काम करो ना, एल्कीन में आप वाटर का एडिशन करते थे, यहां पर भी एडिशन ऑफ वाटर कर लो। वाटर के एडिशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो आप मार्कोनी को ही फॉलो करना, मैं इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले रहा हूँ जिससे आप मार्कोनी को फॉलो कर पाओ। अब लाइक यहाँ पर क्या होता है ना, HgSO4 के साथ आप करते हो ना तो वो अच्छा रहता है। H2SO4 लाइक आप डाइल्यूट ले लेते हो, वाटर के साथ आप इससे कराते हो। तो यहाँ वाटर का एडिशन होगा, वाटर का एडिशन होगा तो बेटा आप फॉलो किसे करोगे, फॉलो करोगे वही मार्कोनी ऑफ यानी कि नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करोगे जहां पर हाइड्रोजन कम है, और इस तरीके से ये आप बना लोगे। लेकिन जरा देखो ये क्या बना, ये तो इनॉल बन गया। तो इनॉल बन गया तो ये टोटोमेराइज हो जाएगा, और टोटोमेराइज हो गया तो इसका मतलब ये H आपका यहां पर आ जाए और पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। इस तरीके से ये आपका इनॉल से कीटो में चला जाएगा, इनॉल से कीटो में चला जाएगा, क्योंकि ये यहां पर टोटोमराइजेशन हो जाएगी बेटा, इनॉल से कीटो में चला जाएगा। अगर मैं बात करता एडिशन ऑफ HOX की, HOX के एडिशन की बात करता, जहां पे ये X प्लस है OH माइनस है, तो ये आपका RC ट्रिपल बॉन्ड और HOX का यहां पर आप रिएक्ट कराते, फिर आप वही मार्कोनी के हिसाब से ऐड करो। मार्कोनी देखिए, मार्कोनी के हिसाब से ये आपका यहां पे आएगा, ये आपका OH जब ऐसे आया, ये HX ऐसे आया, ठीक है बेटा। अब आप देखिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती थी आपकी कि आप यहाँ पर HOX को एक बार और ऐड करा दीजिए। जब HOX को आप एक बार और ऐड करा दोगे ना, तो उस सिचुएशन पर आपके पास एक चीज और आ जाएगी, यहाँ पर 2 बार आपको ऐड कराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए होगा क्या ना कि यहाँ पर 2 बार ऐड कराना पड़ेगा तभी आपका निकलेगा। लेकिन यहाँ तो इनॉल की कंडीशन बन रही है, जब इनॉल की कंडीशन बन रही है तो कीटो वाली कंडीशन भी ला सकते थे हम लोग, और अगर कीटो वाला कंडीशन आ जाए तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा RCO, और ये H वहां चला जाएगा तो RCH2X ये बन जाएगा। कीटो इनॉल की कंडीशन में आपके सामने ये चीज आ जाएगी बेटा। इस तरीके से आपने एडिशन ऑफ वाटर देख लिया, एडिशन ऑफ HOX देख लिया, मैक्सिमम एल्काइन की रिएक्शंस आप देख चुके हैं, मैक्सिमम एल्काइन की रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं। अब एल्काइन की कुछ और रिएक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे एल्काइन रेड हॉट ट्यूब से अगर गुजारा जाए तो बेंजीन को डेवलप कर सकता है। जैसे मान लीजिए एल्काइन है आपका, अब इस तरीके से आपका है, एसिटिलीन है आपका, और ये इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारा जाए तो ये आपके 6 के 6 मिलकर बेंजीन बना लेते हैं। इस तरीके से भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा।
बेटा हम एल्काइन की कुछ और प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं। एल्काइन RCH C ट्रिपल बॉन्ड HX। इस कंडीशन में मैं सोच रहा था कि इसको कैसे हम सिंक्रोनाइज करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आपको पता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आपको याद होगा एल्कीन के अंदर हमने किया था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, आपको याद होगा हमने वहां पर यूज किया था K2Cl2O7 एसिडिक ऑब्लिक हीट के साथ। आपको याद होगा हमने यूज किया था KMnO4 हॉट एल्कलाइन KMnO4 हॉट एसिडिक KMnO4, आपको याद होगा ये चीजें हमने यूज की थी जब, तो वहां पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ था, पूरा की पूरा डबल बॉन्ड टूट गया था और डबल बॉन्ड टूटने के बाद इधर के पोर्शन ने उधर के पोर्शन ने एसिड बना लिया था। अगर उधर के पोर्शन में कॉर्नर पे CH रह गया था, CH2 था या C एक कार्बन रह गया था, तो वो फॉर्मिक एसिड में चला गया था और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चला गया था। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होगा कि यहाँ पर अगर बीच में है ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों तरफ से एसिड बनेगा, लेकिन अगर एक साइड में केवल एक कार्बन बचा हुआ है तो वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में ही जाएगा। देखिए जरा एग्जांपल्स। इसमें से आपको यूज कर लेते हो इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये जाएगा और एक कार्बन वाला सिंपली CO2 में चला जाएगा और कुछ मत करो। वैसे तो वो फॉर्मिक एसिड में जाएगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और CO2 मिल जाएगा। तो जहां एक कार्बन बचा तो वो CO2 में चला गया, बाकी का एसिड में चला गया। यहीं पर अगर ये आपका ऐसे होता और आप इनमें से किसी भी रीजन का यूज करते तीनों में से, तो ये आपका CH3COOH ये भी जाता और CH3COH ये भी जाता। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता ये क्या होगा, तो इसके तो दोनों ही पोर्शन आपके फॉर्मिक एसिड में चले जाते हैं और ये 2CO2 में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि इधर से भी फॉर्मिक एसिड बनता है, इधर से भी फॉर्मिक एसिड बनता और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता CO2 में। तो एक CO2 हमें मिलता है यहाँ से और एक CO2 हमें मिलता है यहाँ से। तो इस तरह से क्या होता है कि 1 CO2 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 CO2 लिखे। इसका क्या होता है, इसका भी ऐसे हो जाता है, एक एसिड इससे बनता है, एक एसिड इससे बनता है, इसमें फॉर्मिक एसिड नहीं बनता। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी अब ओजोनोलिसिस की, कि अगर हमारा एल्काइन होगा तो ओजोनोलिसिस में क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एल्काइन है कोई, मान लीजिए हमारे पास सबसे पहला एल्काइन तो यही होता है, तो सबसे पहले एल्काइन को ही ले लेते हैं और इसकी ओजोनोलिसिस का पहला स्टेप हमने लिया, ओजोनोलिसिस CH2Cl2 ये हमने लिया। तो हम सब जानते हैं कि भाई CH है, अब वहां पे क्या होता था, वहां पे एक बॉन्ड कम था, 2 थे तो यहां नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ बीच में एक आएगा। अब ये जो ओजोनाइड बना है ना, ये ओजोनाइड इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके नीचे तुमने क्या लिया है। अगर तुमने जिंक और वाटर लिया है
जिंक डाला है साथ में, तो तुम्हारा ये जो है बॉन्ड के साथ डाइऑल बन जाएगा, HCHO HCHO। इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका ग्लाइऑक्सल CHO CHO बन गया। ये तो वही मतलब वैसे एक अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ बॉन्ड है बीच में, इस वजह से यहाँ बॉन्ड रहेगा, यानी डाइऑल बना, डाइकीटो बना, डाइऑल बना या डाइकीटो बना। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर ली या नॉर्मल वाटर यूज कर लिया, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दी, तो ये तो रिडक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस सॉरी ओजोनोलिसिस है। ये आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जो पार्ट ये बना, इसी पार्ट के दो पार्ट बन गए। हाँ, तो ये जो दो पार्ट बन गए, ये आपका ये समझ लो ये COH और ये COH बन गया। लेकिन जो एक पार्ट जो COH बन गया ना, तो जो एक पार्ट बनेगा वो आपका टूट जाएगा और सीधे वो एसिड में चला जाएगा बेटा। सीधे सीधे एसिड में चला जाएगा। बनने को तो ये बनना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा करोगे ना तो जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये एसिड में जाएगा, और ये एसिड में ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एक इससे CO2 बनेगा और एक इससे CO2 बनेगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन फर्दर हो जाता है। एल्काइन में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में फॉर्मिक एसिड जैसी कोई चीज बनती है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये ले लेता, CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, H है, और यहाँ पर मैं लिख देता एक, तो मैं ये लिख देता, दूसरे में मैं ये लिख देता, तो इसमें होती रिडक्टिव, तो रिडक्टिव होती तो क्या बनता, रिडक्टिव होती तो ये बनता। ऑक्सीडेटिव होती तो क्या बनता, तो ये वाला बेटा, ये वाला पोर्शन इस एसिड में चला जाता और ये वाला पोर्शन इस एसिड में चला जाता, लेकिन ये एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चला जाता। तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन का पॉसिबिलिटी है, लेकिन एल्कीन की जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे थे तो वहां पर ये फॉर्मिक एसिड स्टेबल हो रहा था, वहां पे रुक रहा था। ये डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। अगर ये ऐसे होता, ऐसे होने पर तो कोई मसला ही नहीं था, तब आपका फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, फॉर्मिक एसिड बनता ही नहीं, तब उस सिचुएशन पे आपकी यही चीज रहती और इस तरीके से आप इन चीजों को आगे आते। ठीक है बेटा। तो ये था आपका एल्काइन। एल्काइन की हमने मैक्सिमम रिएक्शंस का डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो क्या कह सकते हैं आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में? मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जानते हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो बेंजीन होती है वही उसका पहला मेंबर होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर वही होता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम बनाते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बनाने में बेंजीन आती है, टोलुइन आती है, ज़ाइलीन आती है और तमाम चीजें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर हम सबसे ध्यान से देखें तो मेन चीज हमारी बेंजीन है।
चलिए इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसमें पहला तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट आपको याद शायद आ गया हो कि कहीं पर हमने डीकार्बोक्सिलेशन कराया था। एल्केन को बनाने में शायद आपको याद आ गया हो कि हमने डीकार्बोक्सिलेशन कराया था। वहां पर हमने सोडा लाइम यूज किया था। सोडा लाइम मीन्स NaOH प्लस CO 3:1 के रेशियो में, और इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया था, यानी कि CO2 निकल गया था और NO2 बन गया, Na2CO3 बन गया था। ये बहुत ही अच्छा तरीका था जिसको हमने बहुत ही आसानी से बनाया था वहां पर। बेंजीन में भी ये तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, बेंजीन में भी ये तरीका हम फॉलो कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। बेंजीन में ये भी तरीका हम फॉलो करेंगे बेटा। अगला तरीका है हमारा रिडक्शन ऑफ फिनॉल का। फिनॉल अगर आपका जिंक डस्ट आप ले लो ना, जिंक डस्ट, तो आप ये सीधे सीधे आपका फिनॉल उड़ जाता है और सीधे बेंजीन बन जाती है। जिंक डस्ट के साथ आप हीटअप कर दो तो आपका फिनॉल बन जाता है बेटा। तीसरा तरीका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट का। ये इसको उड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है H3PO2 डाल दो। याद रखिएगा, जिंक डस्ट। OH को उड़ाने का तरीका जिंक डस्ट, उसको उड़ाने का तरीका सोडा लाइम, इसको उड़ाने का तरीका H3PO2। ये बहुत ही बेसिक तरीके पूरी ऑर्गेनिक में, कन्वर्जन में, सब जगह काम आएंगे कि जिंक डस्ट से कैसे होता है। जिंक डस्ट से फिनॉल का OH ग्रुप उड़ जाता है, समझ गए। H3PO2 से क्या होता है, H3PO2 से डाइजोनियम सॉल्ट का, ये डाइजोनियम सॉल्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आप इसे, हम इसे कहें डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं इसे। आगे चल के आपको, अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ आपको एरोमेटिक में सीखने को मिलेगा। डाइएजोनियम सॉल्ट, अगला तरीका हो सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो।
हीट अप कर दो, हीट बस हीटिंग शुरू कर दो, थोड़ा सा वाटर से रिएक्ट करा के हीटिंग स्टेज पे डाल दो। और ये आपका पूरा के पूरा बेंजीन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको उड़ाने का तरीका ही हो गया ये। लास्ट मतलब और भी तरीका जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि रेड हॉट ट्यूब में बेंजीन को बनाने का तरीका देखा था अभी आपने। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब आपका ये आ गया बेटा, इसको आपने देखा था। अब ये तो बेंजीन को बनाने के तरीके हो गए। अब बेंजीन को बनाने के तरीके के अलावा अगर हम मान लीजिए टोलुइन को बनाना चाहें या मान लीजिए हम ज़ाइलिन को बनाना चाहें तो उस कंडीशन में क्या होगा। ध्यान से देखो आप, अगर इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर मैं बेंजीन को ले लेता तो बेंजीन को तो मैंने बना ही लिया, टोलुइन भी इसका उसी का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेंबर होता है। याद आया होगा आपको वुड्स-फिटिक, यस याद आ गया होगा मुझे लग रहा है। वुड्स-फिटिक में मैंने ये रिएक्शंस कराई थी। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में आपने देखा था कि बेंजीन के ऊपर ये आपका आर आ गया था। तो इस तरीके से आप टोलुइन क्या कुछ और भी बना लो, CH3 लगा लो, CH2 लगा दो, CH3 लगा दो। अगर R आपका CH3 हुआ तो ये आपका टोलुइन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ और होगा तो कुछ और हो जाएगा। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रिपरेशंस। आपको याद होगा एरोमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद होगा। आपने एल्केन से एरोमेटाइजेशन कराकर भी बेंजीन को बनाया था, रिमेंबर इट। आप पहले ही पढ़ चुके हो एरोमेटाइजेशन। आपने वहां से ज़ाइलिन को भी बनाया था और एरोमेटाइजेशन का यूज किया था। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, एरोमेटाइजेशन भी याद आया होगा आपको कि वहां से आपने एल्केन से कैसे एक बेंजीन बनाया था, कैसे टोलुइन बनाया था, कैसे ज़ाइलिन बनाया था, ये सब कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो उसके डेरिवेटिव्स हैं उनको बनाने का तरीका, पेन डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है ना। तो ये थे आपके पूरे के पूरे प्रिपरेशंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो मेन प्रिपरेशन थे। अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 1 मिनट के लिए पेन को रिचार्ज कर रहा हूं, तब तक आप पूरा रिवाइज कर लीजिए।
पेन रिचार्ज हो चुका होगा। चलिए भाई डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, इसकी जो इसके अगर आप बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की या बेंजीन जैसे किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जो मेजरली यही मिलती है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जिसके बारे में हम कह सकते हो कि अगर कहीं ये हो रहा है तो आप कह सकते हो कि यार ये है, उसके कैरेक्टर को बताती है। होता क्या है यहाँ पर बेसिकली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि एरोमेटिक कोई कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड में हमारा H वहां पे प्रेजेंट है और H ऐसे इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है और उसकी जगह पर दूसरा कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर इस तरीके से है और ये H है और ये हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देने वाला कोई रिएजेंट है। रिएजेंट में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे। ये आपका कोई रिएजेंट है जिसका एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन हमें उससे इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है पहले। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो या ना भी हो, मैं आपको बताऊं ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहां से होता क्या है कि इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है कि आपका ये H हट जाता है और इस H की जगह पर ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और इस इलेक्ट्रोफाइल को आप इस तरीके से, और ये जो आपका H आता है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है। ये पूरी रिएक्शन होती है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को समझूं, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारी रिएक्शन है, बार बार कहाँ मैकेनिज्म बताते रहेंगे, यहीं पर मैकेनिज्म बता देते हैं। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म को समझूं तो एक बात मेरे सामने आती है साफ साफ निकल के कि भाई अगर कोई मान लीजिए ऐसे होता है, तो यहां से हमें कोई जो रिएजेंट था उस रिएजेंट से हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा लिया, अब इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे जाएगा और उस जगह पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर माइनस आया होगा तभी तो प्लस की तरफ, यानी कि ये डबल बॉन्ड कैसे घूमा होगा भाई, डबल बॉन्ड कुछ ऐसे घूमा होगा। ये डबल बॉन्ड अगर ऐसे ना घूमा होता तो यहाँ पे माइनस आया होगा तो इस पे प्लस गया होगा ना, तभी जब यहाँ पे इसे ये प्लस और ये माइनस हुआ होगा तभी तो इस माइनस पे ये आया होगा। इसका मतलब इस तरीके से होगा। अब जरा ध्यान से देखिए आप, तो ये जो आपका कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट हो रहा है ना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है और ये प्लस यहाँ आ सकता है। तो हुआ क्या कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये जो मेरा तरीका है, ये बहुत ही स्टेबलाइज्ड तरीका है। फिर ऐसा हो सकता था ये पाई बॉन्ड ऐसे घूम जाता तो ये यहाँ आ जाता, यानी कि हमारा प्लस कॉन्जुगेशन में है। प्लस जितना कॉन्जुगेशन में होता है उतना ही स्टेबलाइज्ड होता है। इसका मतलब ये हमारा H है और ये हमारा E है। ठीक भाई, अब जरा मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर H प्लस के फॉर्म में निकल जाए तो ये फिर से देखिए, अभी तो ये स्टेबलाइज्ड है और लेकिन ये पहले एरोमेटिक था, अभी लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइज्ड है। तो अगर ये मेरा H फिर से यहां से निकल जाए तो ये मेरा पूरा कंपाउंड फिर से एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर ये पूरा कंपाउंड फिर से एरोमेटिक हो जाएगा तो चलिए मैं इसको ऐसे न लिखकर अगर थोड़ा सा ऐसे लिख लूंगा तो आपको और बेहतर समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ E लगा देता हूँ और यहाँ पे H लगा देता हूँ। अब जरा समझिएगा, अगर ये बॉन्ड ऐसे घूम जाए और ये आपका ऐसे H प्लस के फॉर्म में निकल जाए तो ये मुझे फिर से एरोमेटिक मिल जाएगा। कैसा क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये मुझे ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपका ये घूम जाएगा, प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, नेगेटिव छोड़ जाएगा, लेकिन ये तो इसका पाई बॉन्ड इधर है, इसका पाई बॉन्ड इधर आएगा।
कैसा मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा, पैसा ऐसा मिलेगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये ई यहां आ जाएगा। इसका मतलब अगेन आई गेन एरोमेटिक कैरेक्टर। याद रखिएगा एरोमेटिसिटी आपकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो एरोमेटिसिटी फिर से डेवलप हो गई। तो ऑब्वियसली फिर मैं इसी मैकेनिज्म को फॉलो करूंगा क्योंकि एरोमेटिसिटी हमारी फिर से डेवलप हो गई और जो H प्लस वहां से निकला था उस H प्लस ने उस न्यूक्लियोफाइल के साथ जाकर अपना संबंध बना लिया भाई। इस तरीके से ये मैकेनिज्म होती चली जाएगी। इस मैकेनिज्म पे बेस्ड आगे आने वाले बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले क्लोरीनेशन की। Cl2 यूज करते हैं और साथ में AlCl3 यूज करते हैं, थोड़ा सा हीट यूज करते हैं बेटा। ये आपका बेंजीन होता है और बेंजीन से हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं। AlCl3 ल्यूइस एसिड है, ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और ये AlCl4 माइनस बन जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के H को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे लग जाएगा। अभी इसकी मैकेनिज्म हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। H प्लस AlCl4 माइनस ऐसे बन जाएगा और ये फिर मिलकर HCl अलग बना लेगा और AlCl3 अलग हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को कि आपका ये Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से चीजों को जनरेट कर रहा है, जनरेट करके Cl बना रहा है, Cl HCl4 इस तरीके से डेवलप हो रहा है। ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन के बाद फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी ल्यूइस एसिड यही इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने उसकी बात की। फ्रीडल-क्राफ्ट पहला है एल्काइलेशन, फिर हम बात करेंगे एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप का लगना। एल्काइल ग्रुप मीन्स R। जैसे मान लीजिए ये आपका बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ आप RX का यूज कर रहे हो और यहाँ पर आप AlX3 बना रहे हो और हीटअप कर रहे हो। तो RX प्लस AlX3 आप इस तरीके से बनाओ और इस तरीके से पहले आप एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ये आपका ये बन गया बेटा। ये एल्काइल ग्रुप आकर सीधे सीधे यहां पे लग जाएगा और फाइनली कंपाउंड आपका ऐसे R बन जाएगा। H यहां से निकलेगा और AlX4 माइनस के साथ लग जाएगा। प्लस माइनस में कौन रहना चाहता है, अपने आप को फिर से न्यूट्रलाइज कर लेंगे HX और AlX3 बनाकर। X में मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर अगर Cl ले लो, यहाँ भी Cl ले लो, यहाँ पे Br ले लो, यहाँ पे Br ले लो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में कंपेटेबिलिटी होगी। लेकिन अगर अलग भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि कंपेटेबिलिटी नहीं होगी। सवाल इस बात का उठता है कि सर यहाँ पर आपने ये करा रहे हैं, क्या ऐसी कंडीशन भी है कि अगर आपने ऐसे बनाया तो ये तो CH3 बन गया, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपका यहाँ पर टोलुइन होता और उस कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज होती, या तो वो ऑर्थो पे आता या वो पैरा पे आता, तो वो हम अभी उसके इफेक्ट अलग से समझेंगे उन्हीं रिएक्शंस के। लेकिन हम सोच रहे थे यहीं पर उनको बताते चले कि अगर यहाँ पे ये टोलुइन होता ना, तब याद रखिएगा तो जो ये CH3 ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती है, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे फेवर करता है, मेटा पे नहीं करता और पैरा पे करता है। तो
अगर ये सिर्फ बेंजीन ना होकर, ये बेंजीन ना होकर टॉलुइन होता मान लीजिए, तो आपका ये ऑर्थो भी बनता और साथ में आपका ये पैरा भी बनता, और तब दोनों का कंट्रीब्यूशन होता, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता भाई, है ना। ये आपका थोड़ा सा मेजर होता है, ये थोड़ा माइनर होता है, ठीक। अगर मैं एसाइलेशन की बात करूं, यहां पर एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में क्या करते हैं हम लोग, एसाइलेशन में हम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। एसाइल हैलाइड क्या होता है, RCOX एसाइल हैलाइड होता है। AlX3 के साथ रिएक्शन में RCOX आपका एसाइल हैलाइड होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके RCO प्लस और AlX4 माइनस बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका COR बन जाता है। RCO को CO प्लस ऐसे तो लिखेंगे, RCO होता क्या है बेसिकली, RCO यही तो होता है, ये होता है, ये प्लस यहां से ऐसे जुड़ गया, एसाइलेशन हो गया। अब वही बात कि अगर यहाँ पर ये बेंजीन की जगह टोलुइन होता तो क्या होता, तो मैंने कहा अगर बेंजीन की जगह टोलुइन होता तो फिर ऑर्थो और पैरा दोनों बनते, ऑर्थो और पैरा दोनों बनते। उस सिचुएशन में क्या होता, उस सिचुएशन में अगर बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो ऑर्थो फिर कम फेवर करता है, पैरा फेवर करता है, और अगर छोटा ग्रुप होता है तो ऑर्थो ज्यादा बनता है, पैरा कम बनता है, ज्यादातर ऑर्थो ज्यादा बनता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन की, फिर हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन इसकी बहुत ही मेन रिएक्शंस हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रेशन, तो अगर आप बेंजीन के साथ, याद रखिएगा बेंजीन के साथ अगर आप HNO3 की रिएक्शन मेनली करा रहे हैं और कॉम के H2SO4 भी लेते हैं साथ में, क्योंकि अकेले वो नहीं उतना अच्छा बन पाता है, हीटअप भी कराते हो, तो इन सबसे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली NO2 प्लस जनरेट होता है। तो पहला काम तो होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करना, पहला काम होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करना। इनसे हमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने को मिलता है। सवाल उठा है कि सर इससे हमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने को क्यों मिला, बता दें। मिला इसलिए कि HNO3 वैसे तो H प्लस और NO3 माइनस देता है, लेकिन आपने लग दिया साथ में ये, अब ये रख दिया साथ में, तो इसने क्या किया, ये बेस की तरह काम करने लगा और ये ऐसे टूट गया, और NO2 प्लस ऐसे टूट गया। ये कैसे टूटा, ये एसिड की तरह काम करने लगा और ये ऐसे टूटा, समझ रहे हैं। इन दोनों ने मिला के ये कर लिया, तो ये NO2 प्लस H2O प्लस HSO4 माइनस। अब बताओ मुझे कौन बना इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस ही तो इलेक्ट्रोफाइल बना। जो प्लस में होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो माइनस में होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो गया तो ऑब्वियसली उसको वो हटा देगा वहां से और NO2 को वहां पे आएगा। इस तरीके से हमारी नाइट्रोबेंजीन डेवलप हो जाएगी। नाइट्रोबेंजीन डेवलप हो गई भाई, कहते हैं नाइट्रेशन। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में बेसिकली आपका ये बेंजीन होता है, फ्यूमिंग H2SO4 हीटअप करने पर आपको इस तरीके से मिलता है। इससे क्या मिलता है, इससे आपका इलेक्ट्रोफाइल आपको नॉर्मली ऐसा होगा, एक SO3H SO3 होगा और एक SO3H ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होगा।
और इससे अच्छा रिजल्ट भी यही आता है। इसका जो रिजल्ट है वो मैं इधर लिख देता हूँ, मैं आपको कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है इसलिए बता रहा हूँ, रिजल्ट भी यही आता है। तो हम आमतौर पे ये कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल सही है, पर ये मैं बताऊं आपको ये सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही ये है। यहां पर मेनली इलेक्ट्रोफाइल का काम ये करता है, मेन इलेक्ट्रोफाइल ये होता है। और ये ऑब्जेक्टिव आया है और कई बार एग्जाम में आया है, नीट में खासतौर से, कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ऑप्शन में दे दिया ये और ये और ये। हाँ, अगर कहीं ये ना दिया हो तो ये टिक कर सकते हो तुम, क्योंकि फाइनली कन्वर्ट इसी में हो जाता है ये। लेकिन एक्चुअली अगर अटैक करने की बात आए तो SO3 जाके पहले इस पर अटैक करता है, ये जो होता है 3 जाके अटैक करता है। तो और फाइनली ये बनता है क्योंकि H वहां का निकलकर उसी के पास जुड़ जाता है फिर से। कुल मिला के मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये चीजें होती हैं। क्लियर? सर ये कैसे जनरेट हुए, ये कैसे जनरेट हुए? तो मैंने कहा इसको भी समझ लो भाई, ये कैसे जनरेट हुए। जैसे H2SO4 और H2SO4 को आपने इस तरीके से ले लिया, ये आपका बन रहा है H प्लस HSO4 माइनस, और ये आपका बन रहा है OH माइनस और SO3H प्लस, ये तो बनेगा। तो आप सोचोगे यार इसको सीधे सीधे ले लो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये तो दोनों मिल गए ऐसे, और ये इतना खतरनाक HSO4 है कि इसको ले लेता है, तो ये H को ले लेता है, तो ये H2SO4 बन जाता है, ये H2O बन जाता है, और ये SO3 बचता है। तो ये जाकर SO3 वहां जाके अटैक करता है, और फिर यहाँ का H था ना, उसको H हटा के SO3 लगेगा, तो H वही इसके साथ फिर मिल जाता है और SO3H बन जाता है। इसकी ये पूरी मैकेनिज्म होती है। अंडरस्टैंड? मुझे लगता है अभी तक आप अच्छे से एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरीके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के तरीके समझ चुके होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। अब इसमें एक सबसे बात यह है